सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ पढ़ेंगे एक यात्रा यह भी। बराबर। जिंदगी के सफ़र में हम लोगों के जीवन में कितनी हम सभी यात्राएं करते रहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं कि जो हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन जाती हैं। बराबर। और कुछ यात्राएं ऐसे होती हैं कि चाह करके भी याद करते हैं तो उसे याद नहीं कर पाते हैं, और कुछ यात्राएं ऐसे होती है कि चाह करके भुलाना चाहते हैं फिर भूल नहीं पाते हैं। बराबर। और जीवन के सफ़र में हम देखते हैं कि समय कितना ही परिवर्तनशील क्यों ना हो, फिर भी आज समाज में इंसानियत नाम की वस्तु है। आदमी कितना छोटा ही क्यों ना हो, या कितना बड़ा क्यों ना हो, या कितना पढ़ा लिखा क्यों ना हो, फिर भी आज हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को क्या है, इंसानियत के नाते क्या है, आज वो खूबी उसे हम लोगों ने अपने जीवन में उतारा है। और आने वाले और समय में हम उन्हें धरोहर के रूप में हम उन्हें प्रदान करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर जो पाठ है जिसके लेखक है रामदरस मिश्र। बराबर। तो इस पाठ में लेखक ने बखूबी से मतलब वर्णन किया है कि लेखक जब यात्रा करते हैं उसका सब कुछ, और जीवन के सफ़र में कैसे कैसे लोग मिलते हैं और उनके जीवन का क्या अनुभव है, इस पाठ में उन्होंने बताया है। तो लेखक का नाम है रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। इनकी कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्र में उन्होंने कलम चलाई है। इनके बहुचर्चित उपन्यास ने नॉवल, कहानियाँ जिसे कहते हैं स्टोरी, और जल टूटता हुआ, और पानी के प्राचीराने दीवार, चारों तरफ की दीवार और बीच में पानी है। इनकी कविताओं के संग्रह हैं बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई धूप यानी दोपहर के समय को उन्होंने अपने रचनाओं में किया है। जुलूस कहाँ जा रहा, जुलूस जिसे कहते हैं आप लोग सर्कस, आम के पत्ते आपके कहानी संग्रह है। खाली घर, वसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ, 61 यानी 61 कहानियाँ उन्होंने लिखी है। मेरी प्रिय कहानियाँ हैं आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। इनकी हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। बच्चों, जो यह कहानी है, इस कहानी में एक पढ़ा लिखा शिक्षित युवक है, और जो आर्थिक तंगी के कारण वह क्या करता है, वह रिक्शा चलाता है। अब बचपन में ही मतलब कि उसके जो पिता होते हैं वो दुनिया से चल बसते हैं, और घर का पूरा जिम्मेदारी इसके भाई के ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर जो एक लेखक जो यात्रा कर रहे हैं कि नाम ये है कि एक यात्रा यह भी। कहानी में कौन है, रिक्शे वाला। परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से जब लेखक की मुलाकात उस रिक्शे वाले के साथ होती है तो काफ़ी परिचय हो जाता है। परिचय होने के बाद फिर आपस में पारिवारिक बातचीत होती है, तो उससे लेखक को उसके जीवन के बारे में घटनाओं का पता चलता है। और फिर लेखक को पता चलता है नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण नजरिया को। जो रिक्शा वाला है उसका नाम है मोहन, एक नारी के प्रति उसका किस तरह मान सम्मान देना, वो सब लेखक ने उस रिक्शे वाले में देखा, तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत प्रेरक है। कि बता रहे हैं कि जिंदगी में कोई भी मतलब चाहे आपकी माँ हो, बहन हो, भाभी हो, काकी हो, दादी हो, कोई भी स्त्री हो, किसी भी स्वरूप में, लेकिन क्या करना चाहिए, हर एक को सम्मान देना चाहिए। कहते हैं कि नारी तो नारायण, वो क्या है, नारायण है। पर तो इस पाठ में हम देखते हैं, आगे चर्चा करने जा रहे हैं यहाँ पर इस पाठ के अंदर। बराबर। तो देखते हैं कि मैं बहुत क्या यात्रा भीरू था, भीरू यानी डरपोक। लेखक कभी अकेले यात्रा नहीं करते तो उनको बहुत डर भी लगता था। क्यों डर लगता था? क्योंकि यात्रा पर निकलते समय डर बना होता था कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। सबसे पहले बड़ी असहजता से अनुभव होती है। अंट संट किराया मांगने वाले, अंट संटा ने मनमानी जो मन में आया वो मांग लेते थे।
कई बार देखो कि जब आप लोग भी देखते, जब अनजान व्यक्ति को देखते हैं तो पता लगता है भाई ये व्यक्ति रेगुलर वाला नहीं है, ये तो कोई बाहरी है, जिसके पास से ज़्यादा किराया मांग लो। तो ये लेखक कह रहे हैं कि जब मैं बाहर जाता था तो मुझे बहुत डर लगता था, और जो भी रिक्शा वाले होते थे जो मन आता तो किराया मांगते थे। फिर ऑटो वालों से नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे यह चिंता उन्हें बनी रहती थी। जब भी नए शहर में जाते तो ऑटो रिक्शा वाले नए नए लोग मिलते थे, और उनको बहुत डर भी रहता था। बता रहे हैं तो इस बार एक कंडक्टर से इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? ग्वालियर। किसको मिलने के लिए? डॉक्टर को मिलने के लिए। पत्नी साथ थी, इसलिए अस्वस्थी बनी हुई थी। अस्वस्थ यानी तसल्ली, आश्वासन, यानी किसी भी तरह का डर और भय नहीं था, क्योंकि पत्नी उनके साथ थी। कहते हैं आदमी अकेला हो और एक से दो हो, कोई दूसरा साथ में, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, तो क्या लगता, कोई हमारे साथ है। पर इस तरह का एक हमें सहारा, सपोर्ट, मन को शांति मिलती है। तो इस बार लेखक अपनी पत्नी के साथ कहाँ? ग्वालियर जा रहे हैं डॉक्टर को मिलने के लिए। स्टेशन पर उतरने ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। आप लोग देखते हैं ऑटो वाले कैसे पीछे पड़ जाते हैं पर बस डिपो में, स्टेशन पर। आप जो कहीं भी देखो तो वो लोग मतलब उनको भी लगता है भाई कष्ट सवारी मिल जाए, 2 पैसा मिल जाए। वैसे लेखक को वहाँ पीछा करने लगे। हम चुपचाप आगे बढ़ते। हम माने कौन? लेखक। एक युवक ऑटो वाला साथ लग गया। एक ऑटो वाला जो था वो लेखक के साथ साथ अपनी रिक्शा धीरे धीरे चलाने लगा। वो चलाने लगा। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे। उसकी आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे? जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे ही, बराबर। बाबूजी आप कहीं तो जाएंगे और ऑटो रिक्शा करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं, बराबर। उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने उसे स्वीकृति दे दी। आकर्षण एक तरह का खींचा, बराबर। स्वीकृति आने मैंने उसको अनुमति, मैंने उसको आज्ञा दे दी। ठीक भाई चल, मैं तेरे रिक्शा में बैठ जाता हूँ। और लेखक फिर उसके ऑटो वाले के रिक्शा में बैठ गए, बराबर। बैठने के बाद फिर लेखक अब उस ऑटो वाले के साथ क्या होता, बातचीत होती है। वह प्रेम भरी बातें करता रहा। कौन? ऑटो वाला। और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे दे करके डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई तो ज्ञात हुआ डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है, बराबर। उसके बताए हुए मतलब कि जो उसने पैसा बोला उतना पैसा हमने दे दिया। और फिर हम कहाँ गए? डॉक्टर के पास गए। वहाँ कॉल बेल बजाया तो पता चला कि डॉक्टर वहाँ पर है नहीं, डॉक्टर ने अपनी जगह बदल दी है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतजार कर रहा था। हमें नई जगह पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूं? बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया होगा, मतलब कि वहाँ से किराया तो हुआ ही होगा। उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है, बराबर। अब वहाँ से गए तो पहले डॉक्टर के पास गए तो वहाँ उसने जगह बदल दिया था। फिर ऑटो वाले ने फिर लेखक की पत्नी को जहाँ बताया गया तो उस जगह उनको पहुँचा दिया। और पहुँचाने के बाद उसको किराया भाड़ा दे दिया। और फिर वो पूछता कि भाई लेखक को तुम कहाँ जाओगे? तो उन्होंने बता दिया हम होटल जाएंगे। और लेखक ने कहा भाई तुम यहाँ से जाओ, और अभी क्या लगेगा, अभी हमें समय लग सकता है यहाँ पर, बराबर। फिर उसने कहा कि फिर उस ऑटो वाले ने क्या किया कि ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतजार कर रहा था। हमें नई जगह पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूँ? बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए। मैंने डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया होगा, अतिरिक्त ना अधिक हो गया होगा। उसने कहा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम जाओ, अभी मुझे यहाँ समय लग सकता है। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहीं खड़ा था। अब मैं महसूस होने लगा कि यह ऑटो वाला कुछ और है। वह हमारे भीतर घर करता गया। होटल पर छोड़ करके उसने पूछा फिर कब आऊँ? यानी कि स्वाभाविक है कि लेखक घंटों डॉक्टर के पास मिले और वहाँ पर रहें, लेकिन ऑटो वाला क्या किया? ऑटो वाला इनका इंतजार करता रहे, वो वहाँ से गया नहीं। और फिर लेखक की पत्नी को लेकर बताए हुए होटल पे इनको छोड़ दिया। और फिर उसके बाद यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे, मतलब कि आप यहाँ ग्वालियर आए हैं, अब थोड़ा यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे।
फिरेंगे ना, आपको जहाँ जाना होगा ले चलूँगा। वैसे यहाँ कब तक हैं? कल शताब्दी से लौटेंगे। शताब्दी यानी ट्रेन का नाम है। कल मैं शताब्दी ट्रेन से मैं वापस जाऊँगा। तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊँ? आप ग्वालियर आप आए हैं तो मैं आपको कब आऊँ घुमाने के लिए? भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मोहन। क्या नाम बताया? मोहन। मोहन अच्छा नाम है। अनेक अपना मोबाइल नंबर लेखक को देता है और देने के बाद कहता है कि जब आपको ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर लेना, और अपना नाम बता देता है कि मेरा नाम मोहन है। लेखक कौन सी गाड़ी से वापस जाना जा रहे हैं? शताब्दी से कल वापस जाएंगे। अब उस दिन उनको लेखक को आराम करना होता है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। किसको? लेखक को। बराबर आया और आकर के अपने ऑटो में बिठा कर लेखक की पत्नी को क्या वो घुमाने के लिए निकल पड़ा। और फिर एक मतलब लेखक के साथ उनकी तरह की क्या हो गई? आत्मीयता हो गई। बाबूजी पत्नी को अम्मा, लेखक को बाबूजी, और लेखक की पत्नी को क्या कहने लगा? अम्मा से संबोधित करता रहा। घूम घुमा कर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। अनेक घूम घूम फिर कर जब वापस आते हैं बराबर, तो अपने होटल पर तो लेखक और लेखक की पत्नी कमरे के अंदर जाते हैं, और तो चाय का फिर वहाँ पर चाय की बंदोबस्त किया जाता है, तो उसे भी चाय पीने के लिए अपने साथ उसे लेखक कहते हैं। और फिर क्या होता है? तो चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक बराबर पारिवारिक ने घर की बातें शुरू हो जाती है। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का। मूलतः ने कि लगभग मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। वास्तव में मैं कहाँ का हूँ? मैं आगरा का हूँ। बराबर बता देता है। यह आना पड़ गया तो हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया, लेकिन मैं लगभग कहाँ का हूँ? मैं आगरा का हूँ। तो उसकी बातों से लेखक को लगा कि उसका गला भर आया, कुछ वो कहना चाहता है, इसलिए चुप रहे। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, स्वयं और खुद अपनी बात को कहने लगा। आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में गुजर गए, उनकी मृत्यु हो गई। पर बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, परवरिशा ने मेरा पालन पोषण किया। भाई क्या है? होदे से वकील है। मैं बीए पास हूँ। बीए ने बैचलर ऑफ आर्ट्स। कोई नौकरी खोज रहा था डैश डैश डैश। पर एक चुप्पी सी छा गई। हमें लगा कि उसके साथ कोई अवांछनीय घटना घटित हुई है। अवांछनीय ने कि जो नहीं चाहते हैं फिर भी जिंदगी में ऐसी घटनाएं घटित हो जाती। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया कि छेड़ा नहीं यानी हमने उससे कुछ कहा नहीं, हम चुप ही रहे। और फिर उसने अपनी बात कहना उसने शुरू कर दिया। उसने खुद ने ही बात कही बराबर अपने अपने मुताबिक। हमें लगा कि भाई ये दुखी है तो हम इससे बात क्यों करें। ओके, फिर कहना शुरू कर दिया। मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। अपने जीवन की पूरी कहानी अब बता रहा है मोहन कि मैं बीए पास था, नौकरी की तलाश में मैं यहाँ वहाँ भटक रहा था। रास्ते में कौन मिली? एक लड़की, वो भी पहचान वाली। बदहवासी गिगियाती हुई बोली। बदहवास आने कि जिसे कहते हैं कि बहुत बुरी हालत, विकल्प बेचैनी की हालत में, और मतलब कैसे बोले? गिगियाती हो रहे कि उसकी जो आवाज़ में तरह का करुणा और दया का भाव था। बोली, मोहन मुझे बचा लो। क्या कहा उसने? मोहन मुझे बचा लो। उसकी किससे मुलाकात हुई? एक लड़की जो जान पहचान के थे और बहुत वो मतलब कि मुसीबत में वो ठीक कहती, मुझे बचा लो। क्यों, क्या हुआ? मोहन ने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ? तो मेरे माँ बाप एक अधेड़ के साथ मुझे बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिर कर जान दे दूँगा, किंतु उस खूसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। बराबर तो अपनी कहानी बताती है कि मेरे माँ बाप जो हैं क्या है, अधिक उम्र वाले व्यक्ति के साथ, आधे से अधेड़ा ने मेरे से आधे ज़्यादा व्यक्ति के साथ क्या मुझे वहाँ पर बेच रहे हैं, और मैं उनके साथ जाना नहीं चाहता। मैं कुएं में गिर जाऊंगी, लेकिन खुशहट के साथ, खुशहट आने नापसंद व्यक्ति के साथ मैं कभी नहीं जाऊंगी। इतनी बात वह लड़की किससे कहती है? मोहन से कहती है। मोहन आप बीती कहानी किससे सुने हैं? मोहन आप बीती कहानी लेखक को सुना रहे हैं। बराबर फिर मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। असमंजस आने कि मैं बहुत दुविधा में पड़ गया। मैं तो खुद नौकरी की तलाश में, और मुझे कह रही बचाने के लिए।
तो कर भी क्या सकता हूँ, मुझे लगा कि स्टेशन चला जाऊँ। वहाँ उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। उसने थानेदार को पुलिस स्टेशन उसने अपनी सारी बात बता दी उसे। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब बोले, इसकी एफआईआर लिख कर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। लेकिन कि इसके माँ बाप को मतलब कि पुलिस पकड़ लेगी, एफआईआर हो गया, थाने में बंद कर दी, लेकिन लड़की अब बाहर रहेगी तो इसके साथ कोई भी अवांछनीय घटना घटित हो सकती है। एक छोटी सी चुप्पी के बाद एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई? किसने? जो हवाला जो पुलिस वाले थे। जब मैं वहाँ एफआईआर लिखाने गया तो पुलिस वाले ने मुझे पूछा। मैंने नामे सिर हिलाया। तो बोले, तुम इसे शादी क्यों नहीं कर लेते? किसने ऐसा बोला? पुलिस वाले ने बोला कि इस लड़की से तुम ही शादी कर लो। तो मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया। आकस्मिक यानी अचानक। अचानक मेरे सामने यह बात रखी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और मुझे क्या हुआ, एक तरह से बहुत मतलब कि अ, मेरा मतलब सिर चकरा गया, दुविधा में पड़ गया कि ये सब क्या है, ऐसा क्या। किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए। बड़ा क्या बोलते हैं, मतलब कि फिर मैंने सोचा कि इस लड़की को तो मैं जानता पहचानता हूँ और फिर इस लड़की में कोई बुराई तो है भी नहीं। लेकिन लड़की तैयार है कि नहीं, मैं ऐसे कैसे इसके साथ शादी कर लेता हूँ। तो फिर मोहन कहते हैं कि थानेदार से कि सर आप ही इससे पूछिए कि तैयार है कि नहीं है। तो फिर थानेदार क्या कहते हैं, थानेदार ने फिर उससे पूछा, किससे पूछा, उस लड़की से पूछा। थानेदार उससे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया ना, उसने सिर हाँ हिला दिया कि हाँ मैं कर सकूँ। लेकिन लेकिन क्या मोहन, मोहन के सामने क्या था, लेकिन बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती थी। बात तय हो चुकी थी। फिर बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा। वहाँ कोई संकट नहीं है कि जो मेरी भाभी की जो बहन है उससे तो कोई भी लड़का शादी कर लेगा, वो तो कोई मुसीबत में नहीं है। लेकिन इस लड़की की तो ज़िंदगी खतरे में है। बराबर, जो लड़की है क्या इसकी ज़िंदगी खतरे में है। और लड़की सुंदर भी है, परिचित भी है, परिचित यानी जान पहचान वाली है। और सबसे अहम हमारे महत्वपूर्ण यह है कि वह संकट में है। इससे विवाह करना प्रीतकर भी होगा और मानवीय भी होगा। तो बच्चों, प्रीतकर का मतलब क्या होगा? प्रीतकर यानी प्रेम के लायक, मानवीय यानी उसको सम्मान देने के लायक। बराबर। तो फिर लेकिन यानी हाँ, अ, कि अब समस्या यह है कि विवाह एकदम तो हो नहीं जाएगा। ये लड़की घर गई तो फिर वहीं बेच दी जाएगी। जाने का संकट था, मैं साथ ले जाऊंगा तो भैया भाभी नाराज हो जाएंगे। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रख दो। नारी निकेतन जहाँ महिलाओं की सुरक्षा का स्थान होता है, वहाँ पर पुलिस स्टेशन में सुरक्षित हो रहेगा, उसको थोड़े समय वहाँ रख दो। रख देता हूँ। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर उसे वहाँ रख लेता हूँ। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। किसने शादी करवाई? पुलिस वाले ने। मैंने कहा, मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। लगता है कि कथा सुन रहा हूँ कि सही बात है। कोई पुलिस वाले ऐसा कभी किसी की शादी कराते नहीं, वो तो पकड़ कर उसे जेल में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो मोहन के साथ तो कुछ और ही हो रहा है, वो शादी उसके साथ करवा रहे हैं। आप बीती कहानी मोहन सुना रहा है लेखक को। तो आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और इसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती हैं। तो यहाँ पर मोहन क्या कर रहा है? मोहन यहाँ पर जो थानेदार है, थानेदार की क्या कर रहा है? उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा कर रहा है कि थानेदार ऐसा वैसा थानेदार नहीं है। वो कवि सम्मेलन भी जाता है, कविताएं भी पढ़ता है और उसकी जो कविताएं होती है मानवीय संवेदनाओं से, मानवीय सहानुभूति, उसकी कविताएं क्या होती है? भरी हुई होती हैं। अब इतना सुनते ही यहाँ पर हाँ सब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ जाता होगा, ऐसा लेखक ने कहा।
मसीहा आने कोई कि देवदूत भगवान की तरह कोई ऐसा सामने प्रकट हो जाता है दूसरे की मदद करने के लिए, मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। हाँ, तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए, खफाने नाराज हो गए और हमें घर से निकाल दिया। एक तो मैंने उनकी साली बराबर बता रहे हैं कि मतलब कि मैं शादी करके वहाँ गया तो भैया भाभी नाराज हो गए और वहाँ से निकाल दिया। सबसे बड़ी समस्या एक थी, तो उनकी मतलब कि जो भैया की जो साली के साथ मेरी भाभी की जो बहन के साथ मेरी शादी होने वाली थी, वहाँ शादी नहीं हो पाती है। और फिर ये जो लड़की है, ये लड़की क्या है, तो ये दूसरे जाति की यहाँ पर बता रहे हैं मोहन कि शादी नहीं की, दूसरे दूसरे जिस लड़की से की वह किसी और जात की थी, जात यानी कास्ट किसी और के साथ, किसी और कास्ट की थी। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए। हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निबाह होना कठिन था। आगरा में क्या हमारा निबाह ने गुजारा होना बड़ा मुश्किल था। पराये शहर में भले ही कोई अपनापन ना हो, किंतु यह परायापन उसे अपनेपन से अच्छा है न, जो दिन रात अप्रीत कर व्यवहार बनकर तन मन को उद्ग्रीन करता रहे। यानी कि भले ही ऐसा परायापन है, लेकिन यह कैसा है जिसमें मतलब कि वहाँ पर हम रहें लेकिन आपस में अप्रीत कराने का, आपस में प्रेम व्यवहार ना हो, तो फिर वो क्या करता, वो मन को उद्ग्रीनाने, मन को दुखी करता, मन को परेशान करता, पर गिराने दुखी या परेशान करता है। इससे अच्छा तो क्या है कि परायपन के शहर में रहो तो क्या है, बहुत अच्छा है। हाँ, सही कह रहे हो। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया, दामन आने की सहारा। तो यहाँ तो मुझे कोई नौकरी मिल नहीं सकता। मैं सोचा करूँ तो क्या करूँ, तो फिर मैंने ऑटो चलाना मैंने शुरू कर दिया, उसका पल्लू पकड़ लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते, हिता ने कल्याण है कि बड़े बड़े लोग नारी के बारे में बड़ी बड़ी भाषण देते हैं, कल्याण की बातें करते हैं, लेख कविताएं लिखते हैं, लेकिन किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते हैं, अनेक जीवन में वैसा अमल में लाते नहीं है। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मान पूर्वक लगा लिया है। कि जो एक लड़की थी दुर्दशाग्रस्त, यानी उसकी जो हालत है क्या, बहुत बुरी दशा में फंसी हुई थी, और तुमने क्या किया, उस लड़की को बुरी दशा में से निकाल कर उसे क्या दिया, अपने जीवन में उसे एक नई जिंदगी दी और मान सम्मान के साथ उसे क्या किया, आपने उसे स्वीकार कर लिया। आपने बहुत बड़ा काम किया, ऐसा कोई काम कर सकता नहीं है। ऐसी बात लेखक ने किसे, मोहन से की। और उसके बाद फिर आगे कहते हैं कि बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उबारती है। प्रायः ने लगभग, उबारना ने बचाती है। तो मैंने तो उसके जीवन में एक ही बार मैंने उसको बचाया, लेकिन यह तो मुझे लगभग अपने जीवन में क्या हमेशा ही क्या करती है, वह मुझे हमेशा बचाती ही रहती है। और फिर मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। एक रिक्शा वाला था, लेकिन उसकी जो सोच थी एक नारी के प्रति, उसने जो कार्य किया वो कार्य को देख करके हमेशा हमेशा क्या हुआ, मेरे मन, मुझे एक तरह की उससे सीख मिली कि नारी को कैसा सम्मान करना चाहिए। तो मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। गाड़ी का समय हो गया था, मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी, अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक है, पारिश्रमिक ने यह तुम्हारा मेहनत की कमाई है, इसे तो तुम्हें लेना ही चाहिए। अब और फिर उसके बाद कोई दान थोड़े दे रहा हूँ बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया, कल से लग रहा था कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं और इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं है। पैसे तो और भी लोगों से कमा लेता हूँ। मोल आने कीमत, कि आपको मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे क्या अपने माँ बाप मिल गए हैं, और पैसे तो मैं किसी से भी कमा लेता हूँ। आप लोगों को पाने के बाद पैसे की कोई कीमत नहीं है। सबसे बड़ा का एक अपनेपन की जो भावना होती है वो बहुत मायने ज़िंदगी में रखता है। बेटे,
लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ, कि मैं बेटे के पास से मैं कैसे ले सकता हूँ, बराबर। लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। उसने क्या कि लेखक ने 5 कितने रुपए देते, 500 रुपये, तो उसने क्या किया, उसने 300 रख लिया और 200 वापस करने लगा। तो लेखक बोले, मुझे इतना पराया ना कीजिए बाबूजी। हाँ, जब ग्वालियर आइएगा, सॉरी, हाँ, 500 का नोट, हाँ, 3 वापस करता है। देते समय कहता है कि तुम मुझे पराया मत समझिए, जब भी ग्वालियर आना हो तो आइए, मुझे बुला लीजिएगा, मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है। लेकिन मेरी एक शर्त है। किसने कहा? लेखक ने कहा। वह क्या बाबूजी? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने पड़ेंगे, यानी कि जो मैंने 500 रुपये दिया है तुम अपने पास रख लो, वो मुझे वापस नहीं करो। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए, जैसे कह रहा था कि यह कैसी शर्तें आपने रख दी बाबूजी। कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूँगा क्या? हाँ हाँ, बड़ी शौक से, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। किसका? लेखक का। तो लेखक कहते हैं मेरा नाम सत्यकेतु और पत्नी है कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे, तब वह आँखें आँखें में न जाने कितना अपनापन लिए मुझे निहारता रहा ने लेखक को देखता रहा। यानी कि एक अनजान व्यक्ति से मुलाकात करने के बाद लेखक उस व्यक्ति में एक अपनेपन की भावना झलकने लगी, एक दर्द, एक पीड़ा और एक नारी के प्रति एक सम्मान की भावना और समाज की मर्यादाओं को क्या किया उसने, उल्लंघन करके नारी को मान सम्मान से प्रतिष्ठा दी, अपने जीवन को उसके साथ ही बनाया। बच्चों, यहाँ पर ये पाठ ही समाप्त हुआ, बराबर। और आने वाले समय में इस पाठ के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।